नमस्कार, स्वागत है आप सभी का डीडी न्यूज पर। लेकर हाजिर हूं मैं खबरों का सिलसिला। मैं कृतिका। बुलेटिन की करेंगे शुरुआत और सबसे पहले एक नजर 12 बजे की प्रमुख खबरों पर। लोकसभा में विपक्ष का एक बार फिर हंगामा, नहीं चल सका प्रश्नकाल। एंटी पेपर लीक बिल पर आगे की चर्चा है सूचीबद्ध। राज्यसभा में विपक्ष का हंगामा जारी, दिल्ली पुलिस द्वारा गिरफ्तारी का मुद्दा उठाया। नेता सदन जेपी नड्डा ने कहा, दिल्ली में स्थिति सामान्य, पुलिस नियमानुसार कर रही है काम। झारखंड में जेपीएससी, जेएससीसी समेत तमाम भर्तियों में पेपर लीक मामले पर झारखंड बीजेपी के सांसदों का संसद भवन परिसर में प्रदर्शन, मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के इस्तीफे की मांग। नीट यूजी 2026 पेपर लीक मामले में स्पेशल फास्ट ट्रैक कोर्ट ने चार्जशीट पर विचार करने के लिए 3 अगस्त की तारीख तय की। सीबीआई ने चार्जशीट से जुड़े दस्तावेज दाखिल करने के लिए मांगा था वक्त। और भारत ने एक बार फिर संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में सुधारों की पैरवी की। चुनिंदा देशों के संकीर्ण हितों को बताया सुधार में सबसे बड़ी बाधा। तो ये थी प्रमुख सुर्खियां और अब खबरों में बात विस्तार से। संसद के मॉनसून सत्र के दौरान विपक्ष का हंगामा लगातार जारी है। आज भी विपक्ष के हंगामे के चलते लोकसभा में प्रश्नकाल नहीं चल सका, तो वहीं राज्यसभा में शून्यकाल के दौरान विपक्ष ने जमकर हंगामा किया, जिसके चलते उच्च सदन की कार्यवाही बाधित हुई। विपक्ष ने दिल्ली पुलिस द्वारा गिरफ्तारी का मुद्दा उठाया। इस पर सदन के नेता जेपी नड्डा ने कहा कि पुलिस नियमानुसार काम कर रही है। Been a student activist. I have been arrested many times from the classroom in emergency days when Congress party was ruling. I have been arrested. Mr. John Vittas, it is a normal situation. A student activist has to face and those who take law and order in their own hand. The police have to act accordingly, and the police has acted accordingly for those cases. और वहीं लोकसभा में आज लोक परीक्षा संशोधन विधेयक 2026 पर आज चर्चा जारी रहेगी। साथ ही आपको बता दें कि विधेयक पर मंगलवार को सत्ता पक्ष और विपक्ष के बीच गतिरोध समाप्त होने के बाद चर्चा की शुरुआत हुई थी। परीक्षाओं के प्रश्न पत्र लीक के खिलाफ कड़े प्रावधान वाले इस विधेयक को लोकसभा में चर्चा और पारित कराने के लिए सदन में पेश करते हुए केंद्रीय मंत्री जितेंद्र सिंह ने कहा कि यह विधेयक सरकार की छात्रों के कल्याण के प्रति गहरी प्रतिबद्धता वाला है। विधेयक पर चर्चा के दौरान सत्ता पक्ष और विपक्ष की ओर से अब तक कई सांसदों ने अपने विचार रखे। एंटी पेपर लीक बिल पर चर्चा के साथ ही लोकसभा की कार्यसूची में उच्चतम न्यायालय न्यायाधीश संख्या संशोधन विधेयक 2026 भी चर्चा के लिए सूचीबद्ध है और साथ ही जन्म और मृत्यु रजिस्ट्रीकरण संशोधन विधेयक भी पेश किए जाने के लिए सूचीबद्ध है। इस विधेयक के माध्यम से जन्म और मृत्यु रजिस्ट्रीकरण अधिनियम 1969 में संशोधन किए जाने का प्रस्ताव है। आपको बताते हैं कि आखिर जन्म और मृत्यु रजिस्ट्रीकरण संशोधन विधेयक 2026 में क्या कुछ बदलाव किए गए हैं, क्या कुछ उसकी खासियत है। लोकसभा में संशोधन विधेयक पेश करने की तैयारी इस वक्त है, जहां गृह मंत्री अमित शाह आज सदन में इस बिल को पेश करेंगे। जन्म और मृत्यु रजिस्ट्रेशन के नियमों में बड़ा बदलाव इस विधेयक के जरिए किया जाएगा। दरअसल इसमें खास बात यह है कि 2 साल से ज्यादा देरी पर कोर्ट की मंजूरी लेना जरूरी हो जाएगा। अगर जन्म और मृत्यु प्रमाण पत्र के लिए अगर आप 2 साल से ज्यादा देरी करते हैं तो उसके लिए कोर्ट की मंजूरी लेना होगा। साथ ही फर्स्ट क्लास जुडिशियल मजिस्ट्रेट इसकी अनुमति देंगे। अभी अगर फिलहाल में अगर हम देखें तो कार्यकारी मजिस्ट्रेट से मंजूरी मिलती है, लेकिन आगे ये बदल जाएगा और जुडिशियल मजिस्ट्रेट से अनुमति लेनी पड़ेगी। 1 से 2 साल की देरी पर पुरानी व्यवस्था जो है वो लागू रहेगी। अगर 1 से 2 साल का रहता है लेकिन उससे ज्यादा होता है तो उसमें आपको ये बदलाव नजर आएगा। रजिस्ट्रेशन से पहले दस्तावेजों का सत्यापन जो है उसे कंपलसरी कर दिया गया है। साथ ही देरी से आवेदन करने पर निर्धारित जो शुल्क है वो भी आपको देना होगा और अगर आप इससे कहीं ना कहीं समय पर जो रजिस्ट्रेशन है उसको बढ़ावा मिलता हुआ नजर आएगा। साथ ही फर्जी रजिस्ट्रेशन पर लगाम लगाने की ये तैयारी सरकार की तरफ से है और जिस विधेयक को आज पेश किया जाएगा। इस विधेयक के जरिए यह भी सुनिश्चित होगा कि हर आवेदन का कड़ा सत्यापन अनिवार्य हो।
बिना जांच देरी से रजिस्ट्रेशन नहीं हो पाएगा। फर्जी रजिस्ट्रेशन और जो झूठे दावे हैं उन पर भी रोक लगती हुई नजर आएगी। साथ ही 2 साल बाद के मामलों पर न्यायिक निगरानी वो बढ़ जाएगी, क्योंकि कोर्ट की मंजूरी के बाद ही रजिस्ट्रेशन होगा। और साथ ही सिविल रिकॉर्ड्स की विश्वसनीयता पर मजबूत होगी और असली मामलों के लिए जो कानूनी रास्ता है वो भी खुला रहेगा। समय पर रजिस्ट्रेशन करना उसको बढ़ावा मिलेगा, जिसको लेकर सरकार का कहना है कि नया सिस्टम ज्यादा पारदर्शी होगा। उच्च सदन में विपक्ष के हंगामे के चलते कार्यवाही 2 बजे तक के लिए स्थगित कर दी गई है। आपको बता दें कि राज्यसभा की आज की कार्यसूची में राष्ट्र गौरव अपमान निवारण विधेयक 2026 विचार और पारित किए जाने के लिए सूचीबद्ध है। इस विधेयक को उच्च सदन में शुक्रवार को पेश किया गया था, जिसके प्रावधानों के तहत राष्ट्रगीत वंदे मातरम के गायन के दौरान किसी भी तरह का व्यवधान डालना या उसका अपमान आपराधिक कृत्य माना जाएगा और इसके लिए 3 वर्ष तक की सजा हो सकती है। राज्यसभा में विपक्ष के गतिरोध के चलते अब तक विधेयक पर चर्चा की शुरुआत नहीं हो सकी। झारखंड में भर्ती परीक्षाओं में कथित धांधली को लेकर सियासत तेज हो गई है। झारखंड बीजेपी सांसदों में पेपर लीक और जेपीएससी, जेएसएससी समेत विभिन्न भर्ती परीक्षाओं में अनियमितताओं के आरोपों को लेकर संसद परिसर में विरोध प्रदर्शन किया गया। सांसदों ने झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के इस्तीफे और सीबीआई जांच की मांग की है। जांच हुआ है, जो जेपीएससी के अध्यक्ष हैं उनका इस्तीफा हुआ है, लेकिन उसमें जो झारखंड मुक्ति मोर्चा के जो महासचिव हैं उनकी पत्नी खुद उसकी सदस्य है, अभी तक उसका इस्तीफा नहीं हुआ है। इसलिए झारखंड मुक्ति मोर्चा इसका लिपापोती करना चाहती है। जो हमारे अध्यक्ष जी ने कहा कि कांग्रेस में हैसियत हिम्मत नहीं है, ना खड़गे जी जा सकते हैं, ना राहुल गांधी जी जा सकते हैं, ना सोनिया गांधी जी, ना प्रियंका गांधी जी। नीट यूजी 2026 पेपर लीक मामले में सीबीआई ने 13 गिरफ्तार आरोपियों के खिलाफ चार्जशीट दाखिल कर दी है। आरोपियों पर आपराधिक साजिश, धोखाधड़ी, सबूत नष्ट करने, भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम और लोक परीक्षा अधिनियम के तहत आरोप लगाए गए हैं। सीबीआई ने चार्जशीट में 360 गवाह, 422 दस्तावेज और 43 अहम साक्ष्य शामिल किए हैं। नीट यूजी पेपर लीक मामले में एक बड़ा अपडेट सामने आया, जहां स्पेशल फास्ट ट्रैक कोर्ट ने सीबीआई की चार्जशीट पर विचार करने के लिए 3 अगस्त की तारीख तय की है। कोर्ट ने सीबीआई को चार्जशीट से जुड़े सभी दस्तावेज दाखिल करने के लिए अतिरिक्त समय भी दिया है। सीबीआई ने दस्तावेज जमा करने के लिए कोर्ट से समय मांगा था और इस मामले में वीके पाठक और अर्जुन आनंद पब्लिक प्रोसिक्यूटर की भूमिका निभाएंगे। और वहीं दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल ने सीजेपी प्रदर्शन के दौरान एक्स पर कथित आपत्तिजनक और मानहानिकारक पोस्ट के मामले में एफआईआर दर्ज की है। 6 एक्स हैंडल को जांच में शामिल होने को नोटिस भेजा गया। पुलिस ने एक्स को संबंधित पोस्ट हटाने या उनकी पहुंच प्रतिबंधित करने का भी निर्देश दिया है। और वहीं बिहार लोक सेवा आयोग के TRE-3 शिक्षक भर्ती परीक्षा पेपर लीक मामले में आर्थिक अपराध इकाई ने बड़ी कार्रवाई की है। टीम ने इस पूरे मामले में एक और आरोपी को गिरफ्तार किया है। गिरफ्तार आरोपी की पहचान डॉक्टर मनीष कुमार के रूप में हुई, जो एक MBBS डॉक्टर है। जांच एजेंसी के अनुसार आरोपी इस मामले में गैर नामजद अभियुक्त था, लेकिन जांच के दौरान उसकी भूमिका सामने आने के बाद उसे गिरफ्तार कर लिया गया। जांच में सामने आया कि गिरफ्तार किए गए आरोपी की मित्रता इस मामले के मुख्य सरगना संजीव मुखिया के बेटे डॉक्टर शिव से थी। आरोप है कि इसी नेटवर्क के माध्यम से TRE परीक्षा का प्रश्न पत्र लीक कर अभ्यर्थियों को परीक्षा से पहले उपलब्ध कराने की साजिश रची गई थी। इस चर्चित मामले में अभी तक 30 लोगों को गिरफ्तार किया गया। हालांकि मुख्य आरोपी संजीव मुखिया को पिछले सप्ताह कोर्ट से जमानत भी मिल चुकी है। और इसी बीच रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए, आप बने रहिए हमारे साथ। बाबा केदार के दर्शन के बाद मेरे मुंह से अनायास निकला था कि इस शताब्दी का तीसरा दशक उत्तराखंड का दशक होगा। विकास, विरासत और सांस्कृतिक संरक्षण के मजबूत संकल्प के साथ डबल इंजन की सरकार ने उत्तराखंड को प्रगति की न सिर्फ नई पहचान दी है, बल्कि तय किया है युवा सोच, आधुनिक परिवेश, नवाचार और अनंत उपलब्धियों का सफर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के मार्गदर्शन
और मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के कुशल नेतृत्व में सरकार ने उन संभावनाओं पर जोर दिया है जो सुखद भविष्य की नींव तैयार कर रही है। उत्तराखंड में दूरस्थ पहाड़ के सुदूर गांव भी पीएम मोदी के डिजिटल इंडिया अभियान का हिस्सा बन रहे हैं। डिजिटल क्रांति के इस सफर में अपनी सरकार पोर्टल द्वारा रिकॉर्ड 976 डिजिटल सेवाओं का घर बैठे लाभ दिया जा रहा है। युवाओं के खिलते हुए चेहरे सरकार की कार्यकुशलता का प्रमाण दे रहे हैं। प्रदेश में पारदर्शी तरीके से युवाओं को रिकॉर्ड 33,000 से ज्यादा सरकारी नौकरियां प्रदान की गई हैं। सड़कें अब विकास और प्रगति की गाथा लिख रही है। 12,000 करोड़ से अधिक लागत से निर्मित एक्सप्रेसवे परियोजना से दिल्ली से देहरादून की दूरी मात्र 2.5 घंटे की रह गई है। चार धाम यात्रा को सुगम बनाने के लिए 11,700 करोड़ से अधिक ऑल वेदर रोड का कार्य 92% से ज्यादा पूर्ण हो चुका है। भारतमाला परियोजना के तहत टनकपुर से पिथौरागढ़ NH 125 का निर्माण कार्य पूरा हो चुका है। ऋषिकेश कर्णप्रयाग रेलवे लाइन निर्माण का कार्य 70% से ज्यादा पूरा हो गया है। डबल इंजन सरकार के अथक प्रयास से संवर रहा है उत्तराखंड, आगे बढ़ रहा है उत्तराखंड। मेरी पसंद, मेरी पसंद, मेरी पसंद, मेरी पसंद, हमारी पसंद, हम सबकी पसंद। मजबूत देश का मजबूत सरिया हो गया स्टील। और ब्रेक के बाद एक बार फिर से स्वागत आप सभी का। खबरों में आगे बढ़ते हैं, जहां भारतीय अर्थव्यवस्था के लिए औद्योगिक मोर्चे पर आज अच्छी खबर आई। जून 2026 में भारत की औद्योगिक उत्पादन सूचकांक में 7.3% की वृद्धि दर्ज की गई है और ये वृद्धि मई 2026 के 5.1% की तुलना में ज्यादा है, जो इस बात का संकेत है कि देश में औद्योगिक उत्पादन की रफ्तार तेज हुई है। जून 2026 के आंकड़ों के अनुसार औद्योगिक उत्पादन सूचकांक 123.1 रहा, जबकि जून 2025 में ये 114.7 था। यानी एक साल में औद्योगिक गतिविधियों में उल्लेखनीय बढ़ोतरी दर्ज की गई है। और वहीं अगर अलग अलग क्षेत्रों की हम बात करें तो मैन्युफैक्चरिंग यानी विनिर्माण क्षेत्र ने सबसे अहम भूमिका निभाई और इस क्षेत्र में 7.8% की वृद्धि दर्ज हुई। तो वहीं बिजली और गैस आपूर्ति क्षेत्र में 10.6% की मजबूत बढ़ोतरी देखने को मिली, जो सभी प्रमुख क्षेत्रों में सबसे ज्यादा है। इसके अलावा जल आपूर्ति, सीवरेज और अपशिष्ट प्रबंधन क्षेत्र में 6.1%, जबकि खनन और उत्खनन में क्षेत्र में 1% की वृद्धि दर्ज की गई। मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर के भीतर भी प्रदर्शन काफी अच्छा रहा। 23 में से 19 इंडस्ट्री ग्रुप्स ने सकारात्मक वृद्धि दर्ज की। इसमें सबसे बेहतर प्रदर्शन विद्युत उपकरण निर्माण क्षेत्र का रहा, जहां 34% की वृद्धि हुई। इसके बाद मोटर व्हीकल, ट्रेलर और सेमी ट्रेलर निर्माण में 17.5% और खाद्य उत्पाद निर्माण में 10.8% की बढ़ोतरी दर्ज की गई है। देश भर में मानसूनी बारिश का दौर जारी है, तो कहीं ये बारिश लोगों के लिए राहत लेकर आई है तो कहीं मुश्किलें भी बढ़ा रही है। मौसम विभाग के अनुसार अगले 4 से 5 दिनों के दौरान उत्तर पश्चिम और मध्य भारत में मानसून सामान्य से अधिक सक्रिय रहने की संभावना है। हरियाणा, चंडीगढ़, दिल्ली और पंजाब में हल्की बारिश हो सकती है। वहीं पूर्वी मध्य प्रदेश और विदर्भ में अत्यधिक बारिश का अलर्ट जारी किया गया। पश्चिमी मध्य प्रदेश और गुजरात में कल और 31 जुलाई को भारी बारिश की आशंका है। इस बीच ओडिशा में भारी से अत्यधिक भारी बारिश को देखते हुए मयूरभंज, सुंदरगढ़ और क्योंझर जिलों के लिए रेड अलर्ट तथा राज्य के अन्य 22 जिलों के लिए ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया। राज्य सरकार ने तैयारियां तेज कर दी हैं और आपदा राहत दलों को तैनात किया गया। भद्रक जिले में एहतियात के तौर पर आज स्कूल बंद रहेंगे। साथ ही लोगों से सरकारी निर्देशों का पालन करने की भी अपील की गई है। असम सरकार ने बाढ़ प्रभावित परिवारों के लिए कई बड़े राहत पैकेज की घोषणा की है। सरकार ने बाढ़ में जान गंवाने वाले लोगों के परिजनों को 4 लाख रुपए की अनुग्रह राशि देने का फैसला किया और इसके लिए बाढ़ से हुई मौतों के मामले में पोस्टमार्टम की अनिवार्यता भी खत्म कर दी गई। तो वहीं जो लोग 30 दिनों से ज्यादा समय से लापता हैं, उनके परिवारों को भी निर्धारित प्रक्रिया पूरी करने के बाद 4 लाख रुपए की सहायता दी जाएगी। इसके अलावा मुख्यमंत्री राहत कोष से मृतकों के परिवार को अतिरिक्त 5 लाख रुपए की मदद दी जाएगी। इससे परिवारों को मिलने वाली कुल आर्थिक सहायता 9 लाख रुपए हो जाएगी। सरकार ने गंभीर रूप से प्रभावित 1 लाख से अधिक बाढ़ पीड़ित परिवारों को तत्काल जरूरतों के लिए 15,000 रुपए की नकद सहायता देने की भी घोषणा की है।
संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में सुधार की मांग को लेकर भारत ने एक बार फिर जोरदार पैरवी की है। संयुक्त राष्ट्र महासभा में अंतर सरकारी वार्ता यानी IGN की बैठक में भारत ने कहा कि दुनिया अब और इंतजार नहीं कर सकती। भारत ने स्पष्ट किया कि सुरक्षा परिषद को प्रभावी और समकालीन बनाने के लिए समयबद्ध टेक्स्ट बेस्ड नेगोशिएशन शुरू किए जाने चाहिए और सुधारों के तहत स्थायी और अस्थायी दोनों श्रेणियों में सदस्यता का विस्तार होना चाहिए। Session that we spend regurgitating our positions from the comfort of New York, the hope for a fit-for-purpose UN grows weaker in the real world. There is a palpable sense of disappointment among member states and global citizenry regarding the inability of the Security Council to meaningfully intervene in conflicts across the globe. The need for comprehensive UN Security Council reforms cannot be more pronounced and more urgent. It cannot be held hostage by the narrow divisive interests of a select few member states. The path to securing such reforms is clear. Text-based negotiations with clearly defined timelines and milestones. The outcome of such a genuine effort must lead to an expansion in both categories with greater representation of the Global South. India stands fully ready to contribute to this endeavor. It is our sincere hope that the 81st IGN session would mark a new beginning on this count. यूक्रेन में स्थित भारतीय दूतावास ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर कहा कि MV AMIR-1 से जुड़ी एक स्थिति जिसमें भारतीय नाविक यानी सी फेयर्स सवार हैं वो संज्ञान में आई है। दूतावास ने कहा कि मामले को सर्वोच्च प्राथमिकता दी जा रही है और जहाज पर मौजूद सभी भारतीयों की सुरक्षा और सुनिश्चित करने के लिए संबंधित पक्षों के लगातार संपर्क में है। आपको बता दें कि पिछले दिनों यूक्रेन के ओडिशा बंदरगाह से निकलते समय MV गोल्डन लियो नाम के एक जहाज पर हमला हुआ था जिसमें 4 भारतीयों की मौत हो गई थी और इस हमले की निंदा विदेश मंत्रालय ने भी की थी। और अब राष्ट्रमंडल खेल से जुड़ी हुई खबरों पर नजर डालते हैं। ग्लासगो राष्ट्रमंडल खेलों में भारत की शर्मिला धनखड़ ने इतिहास रच दिया है। वो राष्ट्रमंडल खेलों के पैरा स्पर्धा में स्वर्ण पदक जीतने वाली पहली भारतीय खिलाड़ी बन गई है। लेकिन इस ऐतिहासिक सफलता के पीछे वर्षों का संघर्ष, कठिनाइयों से भरी जिंदगी और कभी हार ना मानने का जज्बा छिपा है। ग्लासगो से नारायण सिंह की एक खास रिपोर्ट आपको दिखाते हैं। हर पदक के पीछे संघर्ष, हिम्मत और दृढ़ संकल्प की एक कहानी होती है। ग्लासगो राष्ट्रमंडल खेलों में महिलाओं की F57 शॉटपुट स्पर्धा में शर्मिला धनखड़ का स्वर्ण पदक भी एक ऐसे ही प्रेरणादायक कहानी है। दर्द और मुश्किलों से शुरू हुआ उनका सफर आज लाखों लोगों के लिए प्रेरणा बन चुका है। शर्मिला धनखड़ का राष्ट्रमंडल खेलों के स्वर्ण पदक तक का सफर मुश्किल हालातों से लड़कर जीत हासिल करने की प्रेरणादायक कहानी है। जिंदगी ने हर मोड़ पर उनकी कड़ी परीक्षा ली। उन्होंने घरेलू हिंसा का सामना किया। कम उम्र में उनका वैवाहिक जीवन टूट गया और लंबे समय तक उन्हें भावनात्मक व आर्थिक कठिनाइयों से जूझना पड़ा। लेकिन शर्मिला ने हार मानने के बजाय खेल को अपनी नई पहचान बनाने का फैसला किया। उन्होंने हर चुनौती को अपनी ताकत बनाया और लगातार कड़ी मेहनत के साथ प्रशिक्षण जारी रखा। हर असफलता को उन्होंने सफलता की प्रेरणा में बदल दिया। उनकी अथक मेहनत, कोचों का मार्गदर्शन, परिवार का सहयोग और साथियों का विश्वास उन्हें पैरा एथलेटिक्स के सर्वोच्च मंच तक ले गया। ग्लासगो में स्वर्ण पदक जीतकर शर्मिला ने न सिर्फ इतिहास रचा बल्कि यह भी साबित कर दिया कि दृढ़ इच्छा शक्ति और हौसले के आगे कोई भी मुश्किल बड़ी नहीं होती। बहुत खिलाड़ियों को सपोर्ट मिल रही है, बहुत पैसे मिल रहे हैं और खिलाड़ी इसलिए आगे बढ़ रहे हैं क्योंकि हमारी सरकार और सब हमारे देशवासी खिलाड़ियों के साथ हैं और आगे अच्छा करेंगे। शर्मिला की इस सफलता में भारत सरकार का सहयोग भी बेहद महत्वपूर्ण रहा है। टारगेट ओलंपिक पोडियम स्कीम जैसी योजनाओं के तहत उन्हें वैज्ञानिक प्रशिक्षण, उच्च स्तरीय कोचिंग, अंतर्राष्ट्रीय प्रतियोगिताओं का अनुभव और वित्तीय सहायता मिली। इन सुविधाओं ने उन्हें विश्व स्तरीय तैयारी करने का अवसर दिया और उनकी प्रतिभा को नई ऊंचाइयों तक पहुंचाया। भारतीय पैरालंपिक समिति के मुख्य कोच डॉक्टर सत्यनारायण ने भी भारत सरकार के सहयोग की सराहना करते हुए कहा कि पैरा खिलाड़ियों को मिल रही आधुनिक प्रशिक्षण सुविधाएं, आर्थिक सहायता और अंतर्राष्ट्रीय एक्सपोजर ने वैश्विक स्तर पर भारत के प्रदर्शन को नई पहचान दिलाई है। Big change. All our supporters, she thanks to everyone. SD Ishan, Raghavendra, even everyone she thanked.
government is a big support for para sports. Even my Indian government always, even our Modi ji is a supporting, always tell, our Modi ji is a para sports brand ambassador. Even some of athletes are telling, Modi ji हमारा PM नहीं है, परम मित्र है. See, interaction of Mr. Modi ji also made a big change in para sports. पदक मंच पर तिरंगे के साथ खड़ी शर्मिला धनखड़ ने साबित कर दिया है कि हौसला हर मुश्किल से बड़ा होता है। उनका स्वर्ण पदक केवल उनकी व्यक्तिगत जीत नहीं बल्कि उन सभी खिलाड़ियों के लिए उम्मीद और प्रेरणा का प्रतीक है जो जीवन की कठिन चुनौतियों को पार कर अपने सपनों को साकार करने का साहस रखते हैं। जिंदगी की सबसे कठिन चुनौतियों का सामना करने से लेकर राष्ट्रमंडल खेलों के सर्वोच्च मंच पर स्वर्ण पदक जीतने तक शर्मिला धनखड़ ने साबित कर दिया है कि मजबूत इरादों के आगे कोई भी मुश्किल बड़ी नहीं होती। उनकी यह प्रेरणादायक यात्रा न सिर्फ उनके साहस की मिसाल है बल्कि यह भी दिखाती है कि सरकार की बेहतर खेल योजनाओं और खिलाड़ियों को मिल रहा सहयोग भारत को वैश्विक मंच पर नई ऊंचाइयों तक पहुंचा रहा है। कैमरा पर्सन स्टालिन प्रभु के साथ नारायण सिंह, डीडी न्यूज, ग्लासगो। और वहीं भारत के गुलवीर सिंह ने राष्ट्रमंडल खेल 2026 में रजत पदक जीतकर इतिहास रच दिया है। गुलवीर राष्ट्रमंडल खेल में पुरुष 10,000 मीटर दौड़ में पदक जीतने वाले पहले भारतीय एथलीट बन गए हैं। उन्होंने 27 मिनट 49.78 सेकंड का समय निकालकर दूसरा स्थान हासिल किया। 2022 एशियन गेम्स में 10,000 मीटर में कांस्य पदक जीत चुके गुलवीर सिंह का राष्ट्रमंडल खेलों में ये पहला पदक है। ग्लासगो राष्ट्रमंडल खेलों में भारतीय भारोत्तोलन का शानदार प्रदर्शन लगातार जारी है। भारत की अनुभवी वेटलिफ्टर हरजिंदर कौर ने महिलाओं के 69 किलोग्राम वर्ग में शानदार प्रदर्शन करते हुए रजत पदक अपने नाम किया। इस उपलब्धि के साथ उन्होंने भारत के लिए मौजूदा खेलों में भारोत्तोलन का 7वां पदक भी दिलाया। 29 वर्षीय हरजिंदर ने प्रतियोगिता के दौरान अपने करियर का सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन किया। 2030 में अहमदाबाद में होने वाले राष्ट्रमंडल खेलों की तैयारियों को तेज कर दिया गया है। गुजरात के उप मुख्यमंत्री हर्ष संघवी के नेतृत्व में एक प्रतिनिधिमंडल इन दिनों ग्लासगो में चल रहे राष्ट्रमंडल खेलों के दौरे पर है। ग्लासगो दौरे के दौरान हर्ष संघवी ने मीडिया से बातचीत की और विभिन्न प्रतियोगिताओं का भी अवलोकन किया। हर्ष संघवी ने कहा कि अहमदाबाद न सिर्फ विश्व स्तरीय खेल अवसंरचना विकसित कर रहा है बल्कि अपनी समृद्ध सांस्कृतिक विरासत को भी दुनिया के सामने पेश करने की तैयारी कर रहा है। ऑर्गेनाइजिंग कंट्री के तौर पे 2030 में हम अच्छे से अच्छी स्पोर्ट्स डिलीवरी कैसे कर पाए, उसके लिए ग्लासगो में आने वाली 2 तारीख तक ट्रेनिंग सेशन से लेके डिप्लोमेसी सेशंस और ख़ास तौर पे स्कॉटलैंड इंडिया बिजनेस समिट भी जो हो रहा है उसमें भी हम लोग एक बड़ा डेलीगेशन लेके यहाँ आए हैं। हमारी टीम स्पोर्ट्स वेन्यू, पार्किंग फैसिलिटी, एक्रेडिशन, स्पोर्ट्स डिलीवरी, गेम डिलीवरी, हाउसिंग एवं स्पोर्ट्स रिलेटेड सभी नॉर्म्स और गेम डिलीवरी तक की पूरे प्लानिंग के लिए यहाँ पे आने वाले दिनों में भाग लेगी। गुरु पूर्णिमा के अवसर पर देश भर में श्रद्धा और आस्था का जनसैलाब उमड़ पड़ा है। हरिद्वार से लेकर वाराणसी तक सुबह से ही घाटों और मंदिरों में बड़ी संख्या में श्रद्धालु दर्शन और पूजा अर्चना के लिए पहुंच रहे हैं। हरिद्वार के हर की पेड़ी पर हजारों श्रद्धालु मां गंगा में आस्था की डुबकी लगा रहे हैं, तो वहीं वाराणसी में भी श्रद्धालुओं ने विशेष पूजा अर्चना और सामूहिक प्रार्थना की। गुरु पूर्णिमा को व्यास पूर्णिमा के नाम से भी जाना जाता है और इस दिन गुरु पूजन का विशेष महत्व माना जाता है। श्रद्धालुओं की भारी भीड़ को देखते हुए प्रशासन ने दोनों शहरों में सुरक्षा के कड़े इंतजाम किए हैं। आज विश्व बाघ दिवस है और इस अवसर पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देशवासियों और वन्य जीव प्रेमियों को शुभकामनाएं दी हैं। सोशल मीडिया मंच एक्स पर किए गए अपने संदेश में प्रधानमंत्री ने कहा कि भारत के लिए ये गर्व की बात है कि दुनिया के करीब 70% बाघ भारत में है। उन्होंने कहा कि भारत में बाघ संरक्षण की सफलता प्रकृति के साथ सामंजस्यपूर्ण जीवन की सदियों पुरानी संस्कृति और जन भागीदारी की भावना पर आधारित है। प्रधानमंत्री ने यह भी कहा कि भारत विज्ञान आधारित संरक्षण, स्थानीय समुदायों की भागीदारी और सतत विकास के जरिए बाघ संरक्षण को और मजबूत करने के लिए प्रतिबद्ध है।
उन्होंने वनकर्मियों, वैज्ञानिकों और संरक्षणकर्ताओं के योगदान की सराहना करते हुए कहा कि स्थानीय समुदायों को सशक्त बनाने और मानव वन्य जीव संघर्ष को कम करने की दिशा में भी भारत अपनी प्रतिबद्धता बनाए रखेगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपने एक्स पोस्ट के साथ बाघों की विभिन्न तस्वीरों को साझा किया है। और इसी के साथ फिलहाल मेरे साथ इस बुलेटिन में इतना ही। नमस्कार।